हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के बारे में। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसमें हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात कर लेते हैं हमारा जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। चलिए फटाफट से हम जो है शुरू करते हैं इसको। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन और आपका जो इक्वेशन है ये है क्या। देखो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, द केमिकल रिएक्शन है क्या बेटा? द कन्वर्जन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये है कि कोई केमिकल सब्सटेंस जो है अनदर केमिकल सब्सटेंस में बदल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है जो पार्टिसिपेट करते हैं द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जब जो नया सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद, वो चीज क्या कहलाती है? आपकी प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल में जैसे लिखा हुआ है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब बर्न होता है, यानी कि हीट जब उसमें उसको बर्न किया जाता है, कंबशन किया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसमें प्रोड्यूस होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन है केमिकल सब्सटेंस का कन्वर्जन होना, उसके जो है कुछ केमिकल सब्सटेंस जो है अनदर केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, और जो रिएक्ट करते हैं, जो टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नया बना लेते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपका, ये क्या कह रहा है बेटा? ये आपका जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला जो है, ये मैंने सारी एक्टिविटीज आपकी एनसीईआरटी से ही ली है। ये ध्यान रखिएगा, आपका साइंस का पेपर, या ये कह दीजिए कि आपके बोर्ड के पेपर 90% या 90% पार्ट जो है वो आपका एनसीईआरटी बुक तो कवर करता ही है। तो पहले एनसीईआरटी क्लियर करेंगे, देन फिर आगे बात करेंगे। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट सैंड पेपर। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि आप मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करिए सैंड पेपर से। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को आप क्लीन क्यों करेंगे? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है उस पे जो ऑक्साइड की लेयर्स जम जाती हैं उसको हटाने के लिए, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर वी विल रबिंग इट बाय द सैंड पेपर। अब वो कह रहा है होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग। टोंग क्या होता है? चिमटी लाइक स्ट्रक्चर होती है आपकी। ठीक है, यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प एंड बर्नर कलेक्ट द एश टू फॉर्म इन द वॉच ग्लास। ठीक है, burn a magnesium ribbon keeping it as far as possible from your eyes. What do you observe? तो देखिए इसके अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया है? द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। अब जो है मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, एंड चेंजेस इनटू द व्हाइट पाउडर, और ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो व्हाइट पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन निकल के आए कि मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो कैसा होगा? व्हाइट पाउडर। और जो है आपने रबिंग क्यों की है? रबिंग इसलिए की है ताकि हम जो है उस पे जो ऑक्साइड की लेयर है उसको हटा सकें, ताकि वो इजीली बर्न हो सके। क्लियर है? अब जो है केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसको आप कैसे जज करोगे? इसको आप जज करोगे आपकी चार मेन चीजों से। सबसे पहले आप स्टेट को चेंज कर सकते हो, स्टेट जो चेंज हो रही है उसको आप देख सकते हो, कलर चेंज को देख सकते हो, टेम्परेचर चेंज को देख सकते हो, और गैसेस के इवोल्यूशन को देख सकते हो। इन चार तरीके से आप केमिकल रिएक्शन को जज कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए अब आप बातें हम आगे बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम वन बाय वन एक एक चीज को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर चेंज इन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले है कि सब्सटेंस, ये जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर कोई जो है सब्सटेंस है और उसको हम कर रहे हैं, उसको हम कहीं ना कोई रिएक्शन मोड पे ला रहे हैं, तो वहां पर उसकी स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, तो द कंबक्शन रिएक्शन ऑफ द कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस बिकॉज द वैक्स इज अ सॉलिड। ठीक है, यानी कि जब आप कैंडल को जलाते हैं, कैंडल को जब कैंडल जला रहे हैं, तो वहां पर जो वैक्स होता है वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है, और फिर उससे धीरे धीरे वो गैस में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, वैक्स जो सॉलिड है और वो किस जो है कंबशन के बाद वो लिक्विड में आ जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है इस कंबक्शन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो है बर्निंग के लिए रिक्वायर्ड गैस जो होती है दैट इज ऑक्सीजन, और उसके बाद बर्निंग के बाद जो गैस निकलती है दैट इज द CO2। ठीक है,
या ये आप भी बोल दीजिए कि बर्निंग जो है उसके लिए रिक्वायर्ड गैस है ऑक्सीजन। द सम केमिकल रिएक्शन विच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक। अब वो ये कह रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन में कई बार आपको एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे, मतलब उसके अंदर स्टेट चेंज भी देखने को मिल सकता है, टेम्परेचर चेंज भी मिल सकता है, गैसेस इवोल्यूशन भी हो सकता है, दोनों ही कई सारे एक साथ आपको फिनोमेना देखने को मिलेंगे। अब जैसे जो आपके यहाँ पर जो रिएक्शन इंक्लूड है क्लास 10th में, दैट इज द लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट में वो क्या कह रहा है, लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस है, और पोटेशियम आयोडाइड की जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो लेड आयोडाइड बनता है जो कि येलो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो है स्टेट चेंज हुई है, यानी कि प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो टेक लेड नाइट्रेट एज ए सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड, डू व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे कि आपको जो है येलो प्रेसिपिटेट मिला है लेड आयोडाइड का, और वो एक सॉलिड फॉर्म मिला है। ठीक है, तो यहां पर जो है इसकी स्टेट जो है चेंज हुई है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल इसमें यहाँ पर मिला है। अब उसके बाद है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में देखिए यहाँ पर जो है चेंज इन कलर में आपको क्या देखने को मिलता है, एक मिनट है ना। चेंज इन कलर में यहाँ पर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट के कलर को और सिट्रिक एसिड को अगर आप करते हो चेंज को रिएक्ट करते हो तो वहां पर जो है आपको चेंज मिलता है कलरलेस सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो आपका कैसा हो जाएगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कलरलेस। ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट का कैसा कलर है, पोटेशियम परमैग्नेट का कलर होता है पर्पल, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कलरलेस हो जाता है, ये थोड़ा सा आपको ग्रीनिश दिख रहा होगा क्योंकि मुझे जीआईएफ में ये कलरलेस देखिए, अब ये धीरे धीरे कलरलेस की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका, एक मिनट इसको क्लियर नहीं किया है ना, हाँ हाँ, तो चेंज इन कलर तो देखिए ये आप वापस से देख रहे हैं इस एनिमेशन में कि वो जो परमैग्नेट का कलर है जो कि पर्पलिश कलर है वो धीरे धीरे कलरलेस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पोटेशियम परमैग्नेट एक कैरेक्टराइज है जिसमें चेंज कलर होता है और जो है पर्पल से वो कलरलेस की तरफ आगे बढ़ता है। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, एक बार और मैं इसको शो कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लगेगा इसमें कि ये देखिए पर्पल कलर है, और जब इसमें आप सिट्रिक एसिड को डालोगे तो यहाँ पर ये धीरे 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 कलरलेस की तरफ आगे बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होना है मतलब कि कहीं ना कहीं रिएक्शन में कुछ टेम्परेचर को बदल रहे हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम। देखिए क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, क्विकलाइम वाटर टू स्लैग-लाइम। ठीक है, टू फॉर्म स्लैग-लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि जब क्विकलाइम को हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वहां पर उसका टेम्परेचर चेंज होता है जिसे हम बोलते हैं, और जो है बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है और इसको ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लैग लाइम बोलते हैं, विच इज राइज इन टेम्परेचर। द केमिक एक और इसमें आपको केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक और रिएक्शन दी हुई है जिंक प्लस H2SO4 की। जिंक प्लस H2SO4 की जो रिएक्शन है इसमें ये बनता है ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, जिंक प्लस H2SO4 की जब हम रिएक्शन करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और इस पूरी रिएक्शन में हमारे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, हमारे टेम्परेचर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास टेम्परेचर चेंज में दो आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो स्लैग लाइम बनेगा जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा जो कि हाइड्रोजन भी इसमें गैस निकलेगी और जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो है चेंज होगा, यानी कि हाई टेम्परेचर बढ़ेगा इसके अंदर। क्लियर है। अब उसके बाद जो है एक और जो इवोल्यूशन है वो है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस जो है वो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में आप देखिए कि क्या कह रहा है वो, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैस इसके अंदर होता है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें हीट भी जनरेट हो रही है, यानी टेम्परेचर भी जनरेट हो रहा है, और ये सेम रिएक्शन आपके
जो है ये आपके हाइड्रोजन गैस को भी जनरेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी से ही ये चीजें ली हैं। देखिए आपके बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। टेक फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन द कॉनिकल फ्लास्क इन अ टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए दोनों ही चीजें आप इसमें डाल सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हो और यहाँ पर आप जो है सल्फ्यूरिक एसिड और आप HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हो। हैंडल द एसिड विद केयर, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल। तो आप इसमें आप बिल्कुल बोलोगे कि यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकल रहे हैं। टच द कॉनिकल फ्लास्क, क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो बिल्कुल आप बोलोगे कि इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर हीट जनरेट हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या बोलोगे, इन दिस रिएक्शन हीट इवोल्यूट, हीट इवोल्यूट मतलब कि हीट बाहर निकल रही है या हीट इमर्ज आउट, ऐसा भी आप बोल सकते हो। क्लियर है इतनी बात यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो है ये देखिए, आप केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं वो देखिए यहाँ पर। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन में एक तरफ रिएक्टेंट होते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड पे आपके प्रोडक्ट होते हैं। तो ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ elements and chemical formula of reactant and product with mention of physical state। यानी कि जब आप रिएक्टेंट लिखते हो तो रिएक्टेंट को आप उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हो जो कि हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप फिजिकल स्टेट भी लिखते हो कि भाई ये सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि यहाँ ये जो एरो है बेटा, ये जो एरो है ना, इस एरो के ऊपर आप जो भी कंडीशंस है, सपोज दैट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद जो है यहाँ पर कोई कैटलिस्ट जैसे यूज हो रहा है, कैटलिस्ट मतलब कोई भी जो है मेटल्स वगैरह यूज हो रहा है या कोई ऐसी कंडीशन जो कि इस रिएक्शन को होने के लिए जरूरी है, उसको यहाँ पर लिखा जाता है। अब यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम इज बर्न इनटू द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या तरीका है कि आप LHS क्या आप LHS में रिएक्टेंट लिखोगे और RHS में आप प्रोडक्ट लिखोगे, ठीक है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड पे आप प्रोडक्ट लिखोगे और यहाँ पर जो है आप जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो एरो के ऊपर यानी कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर और क्या कोई कैटलिस्ट जरूरी है वो लिखोगे। और इसके अलावा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आप ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ये सब आप यहाँ पर लिखोगे। क्लियर है यहाँ पर। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले जो है एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले आप अनबैलेंस को समझिए। अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, या केमिकल इक्वेशन तो हमें समझ में आ गया। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब कि जिसमें वो इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स का नंबर इक्वल नहीं होता। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब कि वो इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम का जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एलिमेंट का जो एटम है वो इक्वल ना हो। मतलब कि जैसे यहां पर इसमें आप समझिए, जैसे हाइड्रोजन के अंदर 2 हैं, यहां पर 2 हैं और 2 यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, इसके 2 एटम है, यहाँ पर 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं और ऑक्सीजन का यहाँ 1 ही है। तो इसका मतलब ये टोटल मिला के कैसी इक्वेशन हो गई, अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट के एटम इक्वल नहीं है। क्लियर है। अब यहां पर हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, ठीक है। अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज अ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम उसको बोलते हैं जिसमें एलिमेंट जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों साइड पे जो है नंबर्स ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। क्लियर है। द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज असेंशियल टू नेसेसरी टू फुलफिल द कंडीशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग किस लॉ को फॉलो करती है।
ये फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है उसके बारे में मैंने लिखा है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई मैटर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना क्रिएट किया जा सकता है, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर जिंक है, जिंक और हमने सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन की है, तो यहाँ पर जिंक ना तो डिस्ट्रॉय हुआ है और ना ही क्रिएट हुआ है, सिर्फ वो जिंक सल्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर गैस की फॉर्म में निकल गई है। इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ जिंक, हाइड्रोजन एंड सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, सो इट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिंक यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो है तो यहाँ पर दो है, सल्फर यहाँ पर एक है, सल्फर यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर चार है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी चार है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये आपकी कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। और अनबैलेंस्ड कैसी होती है, जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स का एटम इक्वल नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए हम बात कर लेते हैं, हम ये सीखना चाहते हैं कि हम किसी रिएक्शन को बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको एक बताया है तरीका कि हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, आयरन और आपका वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये बनता है Fe3O4, यानी कि आपका आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर मैंने स्टेप 1 लिखा है, राइट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट साइड। यानी कि आप अपनी कॉपी में रफ साइड पे लिख लीजिए कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने हैं। जैसे आयरन के रिएक्टेंट साइड पे एक है, देखिए यहाँ पर ये एक दिख रहा है, ये मैंने एक लिख लिया। प्रोडक्ट साइड पे कितना दिख रहा है, 3, Fe3 है तो ये 3 लिख लिया है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, रिएक्टेंट साइड पे देखिए ये दिख रहा है 2 आपको, ये देखिए 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 लिख लिया, और यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 1 है तो ये मैंने 1 लिख लिया। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो मैंने 4 लिख लिया। क्लियर है? अब मेरी स्टेप 2 जो है वो कहता है, फर्स्ट बैलेंस द एटम विच इज मैक्सिमम इन नंबर। अब आप सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करिए जो कि आपके नंबर में मैक्सिमम है, यानी कि आपके पास मैक्सिमम नंबर जिसका है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर किसका है, आप ये देखिए मैक्सिमम नंबर है ऑक्सीजन का, तो आप यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर आप रिएक्टेंट साइड पे आपने यहाँ पर 4 ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, सो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर O मतलब ऑक्सीजन ऐड ऑन द रिएक्टेंट साइड, आपने कर दिया ऐड यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है स्टेप 3 आप लेंगे। स्टेप 3 क्या कहता है बेटा, आफ्टर एडिंग 4 ऑन द रिएक्टेंट ऑब्जर्व द इफेक्ट। यानी कि अब आपने जैसे ही यहाँ पर 4 लगाया, कहां पर 4 लगाया, वाटर के साइड पे आपने 4 लगाया, तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा ये हम देखना चाहेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पर वाटर के साइड पे 4 लगाया तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम बन गए 8। तो देखिए मैंने लिखा है ना, एट एज हियर हाइड्रोजन बिकम 8, सो टू बैलेंस इट मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन द प्रोडक्ट साइड। यानी कि अब आपको जिस पे इफेक्ट आया है उसको बैलेंसिंग करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो बैलेंसिंग है वो क्या है, कि यहाँ पर वही कह रहा है कि हाइड्रोजन को जैसे ही आपका 8 हुआ तो मैंने यहाँ पर जो है प्रोडक्ट साइड पे 4 ऐड कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए थे, यहाँ पर 8 हो गए थे, तो यहाँ पर भी मैंने 4 ऐड कर दिया, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ करेंगे, आफ्टर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड, नाउ ऑब्जर्व आयरन। अब यहाँ पर हम दोनों साइड पे अब आयरन को ऑब्जर्व कर लेंगे। Fe3 है, यहाँ पर आयरन जो थी 1 था, आप देखिएगा इक्वेशन में, तो यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया है। ठीक है, 3 ऑन द प्रोडक्ट साइड, सो ऑन द रिएक्टेंट साइड आयरन मल्टीप्लाई बाय 3। अब आयरन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि नाउ कंपेयर
ऑल द एटम्स। अब ये जो आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई है, इसको आप कंपेयर करिए। आयरन का 3 है, यहाँ रिएक्टेंट का 3, प्रोडक्ट का 3। उसके बाद वाटर का कितना है, देखिए 4 2 8 है। वाटर नहीं मतलब हाइड्रोजन का कितना, 4 2 8, तो प्रोडक्ट का भी 4 2 8 है। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर भी 4 है। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए यहाँ पर जो है ये मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इनका सॉल्यूशन भी मैंने डाला है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए पहले। देखिए आयरन प्लस H2O। अब यहाँ पर देखिए मैं इनको करके भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन से बात करती हूँ कि यहाँ पर आयरन और H2O है, और Fe2O3 और H2 है। ठीक है ना? अब यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को Fe प्लस H2O, और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, Fe2O3 और H2 में। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसको आप बैलेंस करोगे तो कैसे करोगे, देखिए अब यहाँ पर आयरन, अगर आप प्रोडक्ट साइड पे देखो तो 2 हैं, लेकिन मैंने आपको स्टेप में क्या सिखाया है, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में है उसको आप देखिए, उसको आप देखिए। तो यहाँ पर जो है ये सबसे पहले आपका ये हो गया Fe, और यहाँ पर जो है H2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर वाटर के साइड पे 1 है, और आपके प्रोडक्ट साइड पे 3 है, 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3H2O लगा दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर 3H2O लगाया तो क्या हुआ, ये क्या बन गया आपका, अब प्रोडक्ट को देखिए Fe2O3। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक सेकेंड है ना, अब यहां पर जो है मैंने लगा दिया प्लस, अब यहां पर, और ये H2। ठीक है, अब यहां पर जैसे मैंने 3H2O लगाया तो क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब मैंने क्या करा कि मैंने अब ये देखा कि इफेक्ट आया, क्या इफेक्ट ये आया कि यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 6। तो जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गए तो मैंने इधर भी ऐड कर दिया यहाँ पर 3H2। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट साइड पे ऐड किया, मेरे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर टारगेट है कि यहाँ पर मैंने क्या करा है कि ये जो Fe है, यहाँ इस Fe को मैंने लगा दिया 2। ठीक है, तो यहाँ दोबारा लग नहीं पा रहा है टेक्स्ट पे। ठीक है, तो मैं इसको फाइनल यहाँ पे लिख देती हूँ कि हाँ। अब देखिए यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन बनी है, वो फाइनल इक्वेशन इस तरीके की बनेगी कि यहाँ पर 2Fe, उसके बाद प्लस, उसके बाद 3H2O, उसके बाद जो है ये आपका अब जो है Fe2O3, आपका Fe2O3, और ये हो गया आपका जो है प्लस, और यहाँ पर जो है ये आपका बन गया 3H2। ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट इक्वेशंस को भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बिल्कुल इस पे वर्कआउट करूंगी। ठीक है, मैं आपको और इसमें क्लियर कर दूंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने साथ ही में आपको सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं जो है इस चीज को सॉर्ट आउट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आपका जो है पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। टिल देन बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।